को लेकर के थी, जो 9 बजे से 10 बजे तक जिसका समय था और अपने समय पर वह अपूर्ण हुई। अब प्रसंग है YouTube चैनल के माध्यम से प्रति प्रश्न स्पष्टीकरण का। आइए इस श्रृंखला में विद्यमान रहने वाले प्रश्नों पर विशेष रूप से विमर्श किया जाए। प्रत्यय विचारः एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण है जो कि सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में प्रश्नव्य रहा करता है। एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे दिल्ली अधीनस्थ की, चाहे उत्तराखंड की, चाहे राजस्थान की, चाहे झारखंड की, जहां की भी परीक्षा हो, चाहे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की, महाविद्यालयों की और चाहे शासकीय राजकीय, प्रायः सर्वत्र प्रत्ययों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। विद्यार्थी भयाक्रांत होकर के उससे भागते और सवाल 2 सवाल 3 सवाल उनमें से पूछे जाते हैं और उनके कभी कभी तीनों सवाल गलत हो जाते और बाद में ये कहते सुने जाते हैं कि गुरुजी व्याकरण वही कमजोर रहा, 2 सवाल से हमारा रुक गया। कष्ट मुझे भी बेहद होता है। आजकल जितने भी फोन आ रहे हैं महीने भर से, सत्य बताऊं, उनमें से 80 से 90% प्रतियोगी केवल यही बात कहते हैं कि हमारा व्याकरण कमजोर है। अब जरा सोचिए कि ठीक कैसे होगा जब आप भागेंगे। भागने का से किसी का कोई विषय मजबूत हुआ है? तो इसलिए भागना पहले बंद करेंगे जनाब, पहले उससे संघर्ष करेंगे, उस विषय से संघर्ष करना सीखिए और जब संघर्ष करना सीखेंगे तो कुछ दिनों में मजबूत हो जाएगा। इसके पहले से तमाम प्रश्न पत्र हो रहे हैं। हमने अलग अलग विषयों पर 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला दी है। उन 25 प्रश्नों में 75 से 100 प्रश्न समाये हुए होते हैं, क्योंकि हमारे चारों विकल्पों में कभी कभी 4-4 नए प्रश्न बनने को तैयार होते हैं। तो आप ये समझिए कि उनको 25 न लीजिए, उनको 75 और 100 से उनकी तुलना कीजिए। दूसरी बात यह है कि वे जिस प्रकरण से संबंधित होते हैं उन प्रकरणों से तमाम आए हुए सवाल होते हैं। अब आप वहां समूचे प्रश्न पत्र में जहां 125 प्रश्नों की श्रृंखला है या 100 प्रश्नों की श्रृंखला है या शासकीय महाविद्यालयों में 70 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें से तो सवाल ही 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो वहां सवाल 2 सवाल में आपको भले न महसूस हो रहा हो कि एक ही तो था, प्रत्यय पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब एक नहीं हो पाया तो माने 100% नहीं हो पाया। क्योंकि अगर एक सवाल था और वो नहीं हो पाया तो 100% नहीं हो पाया। 2 सवाल था, दोनों आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब 100% नहीं कर पाए। तो फिर यहाँ 25 सवाल हैं, यहां भी आप अंदाजिए कि कितना पहुंचते हैं। घबराने से काम बनने वाला नहीं है और फिर वही स्थिति बने, हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए जो हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम बार बार निर्देशित कर देना चाहते हैं कि सेलेक्ट न होने के बाद इन समस्याओं से आक्रांत होकर के पुनः 2-4 साल 5 साल इंतजार करें और वह भी कब क्या हो इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने को मजबूत करें, यही एकमात्र विकल्प है। व्याकरण सभी को क्लिष्ट लगता है, क्लिष्ट होता ही है क्योंकि यह बौद्धिक विषय है और इंटेलिजेंसी कमजोर है तो आपको आपकी ग्राह्य शक्ति बनती कम है तो ग्रहण होगा कितना। तो इसलिए वहां भी भागना उसका विकल्प नहीं है, उससे आप संघर्ष करिए और वही आपका कमजोर पक्ष रहा है, उसी से आप 2-3 सवालों से पीछे चले आए हैं। तो फिर समझिए कि यत्ने कृते यज्ञ सिद्ध्यति गोत्र दोषा, यत्न करने के बाद भी अगर हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ, हमें फल नहीं मिला, तो फिर उसमें दोष कहां रह गया है इसका अन्वेषण करिए। अब कर चुके
तो फिर अपने व्याकरण को मजबूत करिए, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अनाय। तो आज का विषय है प्रत्यय विचारः। हमारे हाथ में शक्ति कोचिंग का ये पेपर है। नेक्स्ट डेट भी नीचे लिखी हुई है, कारक समीक्षणम 23/7/2022। हम जानबूझ करके आपको खुश करने के लिए सरल प्रश्न बना दें, और आप भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। अब देखा कितना 10,000 लोगों ने देखा। ऐसे कुत्सित कार्य से क्या फायदा? क्या हम आपको केवल प्रसन्न कर दें महज, और बाद में आप मुंह लटका करके हमारे पास भी आवे, जगह जगह भी कहें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? तो हमें ऐसा भोंडा काम करने की आवश्यकता न पड़ी है, और न ईश्वर से कामना है कि पड़े। इसलिए जो सत्य रहता है उसे मैं कह देता हूं, तो आप जान लीजिए। इसलिए मजबूती बनाइए। कुछ विद्यार्थियों को कहते हुए सुना कि प्रश्न ही नहीं समझ में आया। अब जरा सोचिए कि तो भाषा, अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आई, संस्कृत की हिंदी नहीं समझ में आई, तो फिर प्रश्न कैसे करेंगे? यही बात तो मैं कहता रहता हूं कि आप अनुवाद कीजिए, आप भाषा मजबूत कीजिए, पहले प्रश्न को समझिए, और तब जाकर के आप सही उत्तर कर पाएंगे। अगर कहीं यही समस्या हो गई सवाल 2 सवाल 4 सवाल में, तो इतने से तो सिलेक्शन हो रहा है, रुक रहा है। तो आइए, पहला प्रश्न है यहाँ प्रत्ययोस्त संस्कृते। तिवारी जी जरा इसमें खोलिए तो हम भी लाल लाल देखें। तो यहाँ पहला सवाल है, मैं पेपर में देख रहा हूं, क्योंकि एक विद्यार्थी ने कहा, उस पर कमेंट किया था यूट्यूब चैनल पर कि सर बोर्ड पर ही देख करके बताया करिए, कुछ आसानी उसे रही होगी। तो इसीलिए मैंने तिवारी जी से कहा कि खोल दीजिए, अन्यथा मेरे हाथ में तो पेपर है ही है। तो ये देखिए, अब चलाइए सवाल। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। शालू यदुवंशी हैं, धर्मेश पंकज पांडे हैं, धर्मशील पंकज पांडे हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलेंद्र देशपाल जी हैं, श्याम पांडे जी हैं, शिवाकांत गर्ग जी हैं, रश्मि शर्मा जी हैं, रोहित त्रिपाठी जी हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम है। संस्कृत स्टूडेंट कोई संस्था है। साक्षी दुबे हैं, संग्राम सिंह हैं, निकेश यादव हैं, दीप नारायण तिवारी हैं, अभी पार गैमर हैं, धर्मेंद्र मिश्रा हैं, पूनम चौधरी हैं, मोनिका यादव हैं, अंशिका सिंह हैं, राजेश यादव हैं, सुनील दुबे हैं, मोनिका गुप्ता हैं। जयतु संस्कृत वेदना कोई संस्था है। अमृत प्रकाश दुबे हैं, रोहित कुमार दुबे हैं, निहारिका यादव हैं, पीके गुप्ता हैं, सोनी गौर हैं, रमाकांत वर्मा हैं, प्रभात पाल हैं, एकता मिश्रा हैं, गजाला परवीन हैं, रामकेश कोई यूपी 36 हैं, रवि कुमार जी हैं, अखिलेश पाल हैं, कल्पना वाजपेयी हैं। तमाम सारे लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं, आने वाले और आ चुके। ऐसे सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, और हमारे साथ जुड़कर के अध्ययन करेंगे, इसके लिए भी मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं। सवाल छप गया, तिवारी जी ने छाप दिया। सवाल है प्रत्ययोस्त संस्कृते, माने संस्कृत में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे सरल सवाल है जनाब, इससे सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता। आपके संज्ञा प्रकरण में आया हुआ है, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, और उसमें प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। यहां पर 4 विकल्प हैं, जरा देखिएगा सावधानी से। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, हम आपको माच देना चाहते हैं। सरल सवाल को भी हमारे बनाने के अपने तरीके होते हैं। हम चाहते हैं कि घुमावे चाहे फिरावे, आगे बढ़ावे चाहे पीछे बढ़ावे, लेकिन आप गलत ना हो, हर स्थिति में आप सही बन जाएं। तो यही हमारा ध्यान रहता है इस पर। पहला है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, दूसरा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, तीसरा है द्वावपि शुद्धौ वर्तेते। द्वावपि माने दोनों ही, द्वौवपि धन द्वावपि संधि है। शुद्धौ वर्तेते माने शुद्ध हैं, शुद्ध है, शुद्धौ शुद्धा,
वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, तो दुईठू हैं, दोनों शुद्ध हैं, तो द्विवचन का क्रियापद भी लगेगा। कौन दोनों शुद्ध हैं? ऊपर वाले। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, तो प्रत्यय की परिभाषा ही है। और दूसरा वाला प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय लिख दिया गया है। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, क्या ये भी सही है? हाँ, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते माने जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चौथा दिया है धातु परवर्ती की स्थिति ही प्रत्यय है। धातु के बाद जो लगाए जाते हैं वे प्रत्यय है। तो अब सही कौन सा है? माने ये आपके विकल्प है। तो देखिए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, दूसरी लाइन में प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, तो विधीयता का जो यह है वह लोपः शाकल्य से लुप्त हो गया है। तो इसलिए विधीयते इति प्रत्यय के बजाय विधीयते इति प्रत्ययः हो गया है। और जो चौथा है धातु परवर्ती की स्थिति ही प्रत्यय है, यह हमेशा सही नहीं है। धातु के बाद प्रत्यय लगाए जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रत्यय बीच में या पहले भी लगे हुए हैं। बहुपटुवाचि शब्द में बहुत प्रत्यय पटु शब्द के पहले लग गया, तो इसलिए कभी कभी उसका दूसरा रूप भी दिखाई पड़ता है। इसलिए यह सार्वकालिक सत्य नहीं है कि प्रत्यय बाद में लगते, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। अब विधीयते इति प्रत्यय और विधीयते इति प्रत्यय ये दोनों में कॉमन है और केवल लोपः शाकल्य से भर का फर्क है। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है, द्वावपि शुद्धौ वर्तेते। देखिए, प्रश्न हमेशा जब आप हल करिए तो यहां ये न सोचिए कि हमने केवल निशान लगा लिया और बाजी मार ली। आप बार बार उस पर सोचिए कि यह क्यों सही है। जब कई बार ऐसा करेंगे तो वह प्रश्न हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और तभी वह परीक्षा में फायदा करेगा, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको बता दें, तो इसलिए बहुत सारे लोग हल करके बाजी मारते चले आ रहे हैं 10-10 साल से, और आपका बाकी है। तो इसलिए सावधानी हमेशा बनाए रखिए। मैं इसलिए बार बार इंगित करा रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वही पक्ष लोगों का उनकी निगाहों में कमजोर रहता है, तो कम से कम अपनी ही निगाहों में पहले मजबूत कर लीजिए। चलिए अगला सवाल तिवारी जी। दूसरा सवाल है, अहम पदे कस्य प्रत्यय से योगः। अहम पदे कस्य प्रत्यय से योगः, अहम पद में किस प्रत्यय का योग है? अहम कौन सा पद है जी? अस्मद शब्द है, अस्मद प्रातिपदिक है और उसका रूप चलता है तीनों लिंगों में एक ही जैसा। अहम आवाम वयम, चाहे पुरुष कहे चाहे स्त्री चाहे कोई नपुंसक कहे, लाक्षणिक प्रयोग हो तब भी वही अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, यही चलेगा। तो यहां कह रहे हैं अहम इत्यस्मिन् पदे कस्य प्रत्यय से योगा। अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, यही ना है। कौन सा प्रत्यय लगा है? सु प्रत्यय लगा है, तो बस सु प्रत्यय से योगा है विद्यते। जरा विकल्प देख लीजिए, बिल्कुल सरल सवाल है। अहम पदे कस्य प्रत्यय से योगा है, पहला है अमित्यस्य माने अम, ये लगा है। तो अहम में अंत में अम दिखता है तो लोगों को लगता है अम प्रत्यय है, जबकि अम प्रत्यय नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा अहम में म है अंत में, इसलिए मन प्रत्यय है तो मनित्यस्य, ये भी नहीं है। कुछ लोगों ने आगे कहा कि स्वस्य सु अस्य इति स्वस्य, तो यही है सु, यही लगा हुआ है सु अस्य माने सु इसका योग विद्यते, योग विद्यमान है, तो इसलिए सु अस्य स्वस्य, तीसरा विकल्प सही है। और चौथा मदस्य माने मत प्रत्यय है, तो ये भी नहीं है।
इसलिए तीसरा विकल्प जनाब सही है, कौन सा? स्वस्य। तो ये हो गया। बहुत सारे लोग हमारे साथ और बढ़ते चले जा रहे हैं, 2C तमाम लोग, विनीता गंगवार, मोबिन खान, नेहा मिश्रा, संस्कृत बाणी, सोनम दुबे, शालिनी मौर्य, तो सब लोगों ने सी कहा। संस्कृत संस्कृताश्रता ये भी कोई संस्था है, और इसी प्रकार रामकेश जी हैं, और सब लोग इसमें कह रहे हैं। अजीत सिंह हैं, रश्मि शर्मा हैं, रोहित त्रिपाठी हैं, राधे श्याम वर्मा हैं, महेश कुमार हैं, रवि कुमार हैं। तो खैर हमने भी मान लिया कि आपका सी सही है। तो ये प्रीतम पांडे कह रहे हैं, गुरुजी आप महिमा शब्द में डाप करने पर स्त्रीलिंग बताते हैं। प्रीतम, मैं जो बताता हूं बहुत ऑथेंटिक बताता हूं, संदेह मत करो, और संदेह करना है तो फिर खोल लो भैमी व्याख्या छठा अध्याय, उसका छठा भाग महिमन शब्द है। किसी मूर्ख ने तुम्हें बताया कि महद धातु से इमनिस प्रत्यय करने पर महिमन शब्द नित्य रूप से पुल्लिंग में बना करता है। जो शब्द पुल्लिंग में भी या किसी भी लिंग में नित्य रूप से बनते हैं वे भी विवक्षा में दूसरे स्वरूप के भी हो जाते हैं। जब किसी स्त्री का नाम महिमा होगा तो उसके बाद अनंत मनंत शब्दों से डाप लगता है, इसलिए डाप लग जाएगा। और जब लग जाएगा तो उसका रूप महिमा रमा या बालिका की तरह चलेगा। जैसे रमा रमे रमा, वैसे महिमा महिमे महिमा। और जब महिमन ये इमनिच प्रत्यांत होगा तो पुल्लिंग में महिमा महिमानव महिमान चलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही स्वरूपों को जानो, और अगर देखना है प्रमाण के लिए तो वहां खोल लेना, छठा भाग है उनका भैमी व्याख्या का, और उसमें तमाम सारे शब्द तुम्हें इस प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे सीमन है तो सीमा सीमानव सीमान है, तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन वहां सीमा सीमे सीमा भी मिलेगा, या इस प्रकार की और भिल्डियाल साहब वगैरह की जो पुस्तकें हैं वहां भी तुम्हें मिलेगा। तो ठीक है, एक बार इसी तरह का सवाल किसी और ने, तुमने ही किया था कि किसी और ने किया था, तो इसको देख लेना। चलो आगे, अगला सवाल है, नर्तकः पदे कस्य कृत प्रत्यय से संयोगो अलोक्यते। नर्तकः पदे कस्य कृत प्रत्यय से संयोगा। नर्तक शब्द है, नर्तक में नृति नर्तने धातो हो, शुन प्रत्यय से योगे कृते सत्य। ये यहां लगता है कि अणुल प्रत्यय होगा, लेकिन अणुल प्रत्यय के बजाय शुन प्रत्यय होगा। मूर्धन्य सकार है, ऊ है और न है, यहां सकार नकाल का लोप हो जाएगा, वू के जगह पर अकादेश हो जाएगा, और यहां नृ के री को गुण हो जाएगा, तब बन जाएगा नर्तकः। स्त्रीत्व की विवक्षा में सिद्ध गौरादिभ्यस्य से गीस प्रत्यय हो जाता है। नर्तकी शब्द बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, कई बार आया है। तब ये जान लो कि जो ये 2-3 सवाल हैं, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है नर्तकी के रूप में, और ये प्रतीयते विधीयते प्रत्यय के रूप में, तो ये ध्यान में रखना। तो इसलिए ये शुन प्रत्यय यहां तीसरे विकल्प के रूप में है, सी, ये सही है। आगे, भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्य स्वनुत्से की। अब अगर कहीं शिल्पी ने सुन दिया होता तो मान सकते थे कि 1 मिनट के लिए कठिन था। सूत्र तो कहीं दिया ही नहीं है कि कौन सा सूत्र होता है, तब भी मूर्ख यही कहते हैं कि कठिन ही है। तो कठिन क्या है? कठिन न होता तो तुम परास्त काहे को होते। तो इसलिए तो ये मान लो कि व्याकरण कहीं न कहीं से असोध रहता है 80% लोगों के लिए, इसीलिए उसे भागते हैं। लेकिन क्या वही बनाए रखना चाहते हो? इसलिए उससे तो संघर्ष करके आना है, आगे सिलेक्शन लेना है कि यही कह कह करके समय बिताना है। अब बाद में चला गया माया मिली नरा, इंतजार करे कि बढ़िया शादी विवाह हो, बढ़िया नौकरी पाओ। तो इसलिए काम ऐसा करिए कि दोनों सध जाएं। भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्य स्वनुत्से की, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। हम तो भूल गए हैं कहाँ का है, कहाँ का है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बता दिया कि अभिज्ञान शाकुंतल से वाक्यम वर्तते तस्य चतुर्थांके विद्यते ऐसा सूक्ति ही। तो ये सूक्ति है
शुश्रूषस्य गुरून् कुरुप्रिय सखी मृत्युम सपत्नी जने भर्तृ विप्रकृता किरूषण तया बास्म प्रतीपम गमा भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्य सुनुत्सेकिनी याद केवं गृहिणी पदम युवतयो भावाह कुलस्याधया। तीसरी पंक्ति है भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्य सुनुत्सेकिनी। तो यहां भूयिष्ठम है, तो भूयिष्ठम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, मैंने यही पूछा। नहीं, 4 विकल्प दे दिया है, पहला वाला शब्द भी, ये भी एक बार आया हुआ सवाल है, इसलिए ये पका पकाया मैंने दिया है इसको। बहुधनिष्ठन, भूधनिष्ठन, भूयधनिष्ठन, बहुधनिष्ठन, तो कौन सा सही है इसमें? ये सही है, संग्राम सिंह कह रहे हैं कि बहुधनिष्ठन, मैंने ये पहला वाला विकल्प सही है। तो पहला वाला विकल्प सही है, बहु के जगह पर भू आदेश होता है, तो भू आदेश होता है और स्थन सुपरलेटिव डिग्री वाला प्रत्यय है स्थन। ये जहां लग जाता है वो सर्वोच्चता का अर्थ देता है, और ये स्थन तद्धित का प्रत्यय, स्थन के इकार के जगह पर यिट का आदेश हो जाता है, यिट, तो यिट के जगह पर ट का लोप हो जाता है, वही ई रहता है, और जब बहु के जगह भू हो जाता है तो जोड़ देने पर भूयिष्ठ बनता है, न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है, तो वही भूयिष्ठ है, शेष रह जाता है, मन शब्द बन जाता है। तो भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्य सुनुत्सेकिनी, तो ये हो गया यहां भूयिष्ठ है, माने पहला वाला विकल्प सही है। और आगे कर्तव्य प्रणाम से महीम मही भुजे इत्यस्मिन् मही भुजे पदम वर्तते। अब ये भी प्रसिद्ध वाक्य है और आपकी पुस्तक में आता है। तिवारी जी आगे बढ़ाइए। तो कहा कि कर्तव्य प्रणाम से महीम मही भुजे जिताम सपत्ने न निवेदयिष्यते। देखिए मैं खड़ा नहीं हुआ कि शक्ति कोचिंग का रिजल्ट आ गया, माने रिजल्ट पहले ही आ गया है, इतनी तेज काम यहां होता है। तो कहा कृतज्ञ प्रणाम से महीम मही भुजे, जहां ये इतनी सुविधा देते हैं वहां सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टाप करके दिखाइए, तब शक्ति की गरिमा, शक्ति की शक्ति दिखेगी। तो इसलिए टॉपर लिस्ट में स्थान ले आइए। जब इस तरह की सभी सुविधाएं देने का यत्न करते हैं कि पेपर हुआ नहीं कि रिजल्ट घोषित, तो इस सिस्टम से आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो अपने को उठाइए। कृतज्ञ प्रणाम से महीम मही भुजे कृतम प्रणामम, माने प्रणाम जिसने कर लिया है, कृतः प्रणाम ये न सह कृतज्ञ प्रणाम तस्य कृतज्ञ प्रणाम से नम दहात घै प्रत्यय प्र उपसर्ग प्रणाम, कृतः विहितः प्रणाम ये न सह कृतज्ञ प्रणाम तस्य कृतज्ञ प्रणाम से। कौन था ये? बनेचर था, जंगल वाला आदमी, बंजारा। कृतज्ञ प्रणाम से महीम मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः न विधे तस्य मनो न प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति ऋषाहितैषणः। आप कहते हैं साहित्य हमारा बड़ा मजबूत है, तो साहित्य में ये अक्सर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सूक्ति पूछी गई है। यहां लेकिन कह रहा है कि मही भुजे पदम वर्तते, एक पद है मही भुजे, इत्यस्मिन् विद्यते। क्या विद्यते, क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है? पहला विकल्प है प्रत्यय, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति, तीसरा विकल्प है भू धातु, चौथा विकल्प है क्विबयोगः। माने कौन सा है प्रत्यय लगा है ये कह रहा है, या कौन सी विभक्ति है? तो जरा देख लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ, अजीत सिंह, प्रभात पाल, रीना कुमारी, सब लोग अपनी अपनी बात कहते जा रहे हैं। और इन्होंने अभी संस्कृत ही संस्कृताश्रया लर्नर्स पॉइंट मही धन भोग धन क्विप, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जनाब। तो इसलिए 6 प्रत्यय ऐसे हैं जिनका सर्वापहारी लोप हो जाता है, जीरो बचता है। क्विप, क्विंचुई, बीच बीट स्वी, इसमें पहला प्रत्यय है, प्रसिद्ध है क्विप, कुछ नहीं बचता है। तो वही क्विप प्रत्यय जो जीरो लग गया भुज में। भुज धातु 2 अर्थों में आती है, खाना और रक्षा करना, पालन करना।
तो यही है, भोज में क्विप लगा, भोज मही उपपद है। तो महीम धरित्रीम भुनक रक्षति मही भोज, रूप चलता है सातों विभक्तियों के सभी वचनों में, मही भोज, मही भुजा, मही भुजा। चतुर्थी के एक वचन में बनता है मही भुजे, और 70% लड़के लगाते हैं कि मही भुजे में सप्तमी जैसे राम है वैसे मही भुजे। इनका तो ट्रैक अलग ही चलता है ना, क्योंकि वो 5 लकारी होते हैं, 5 लकार रट करके काम करना चाहते हैं। और वहां टीजीटी में पूछ रहा हूं तो तू तुलत, अब बताइए, तो ये 5 ही बेचारे रटे हैं। और किताब के माध्यम से पूछ ले रहा है टाइट लका, अतु तुलत, अचू चूरत, अपू पूरत। अब जब उनका अभ्यास हो तब ना, और ये अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास होगा कम से कम साल भर, अनुवाद कीजिए, लगातार साल भर करते रहिए। अब आप कहेंगे गुरु जी 2.5 महीने तो बचा है, तो उसके लिए हम क्या करें? इसलिए आप चाहेंगे कि 10 ही दिन में सारा काम हल हो जाए, तो हमारे आपके चाहने से अगर हो रहा हो और आपको प्रसन्न करना है तो आइए 1500 में। उससे फायदा क्या है? हम आपको गलत मार्ग पर ले जाएं, सही मार्ग पर आइए, सही चीज पहचानिए, घबराइए नहीं, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा। तो त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, लेकिन मेहनत करेंगे तो एक दिन अवश्य होगा। चौथा विकल्प यहां दिखाई पड़ रहा है पिब योगा। तो संग्राम सिंह कह रहे हैं कि यही चौथा वाला विकल्प सही है, पिप प्रत्यय लगा है, और पिप प्रत्यय लग गया तो ये मही भुज हुआ, और चतुर्थी एक वचन में बनता है मही भुजे। इसलिए जिन्होंने बी विकल्प लगाया सप्तमी विभक्ति उनका गलत हो गया, और जिन्होंने अन्य विकल्प चुने असंगत हो गया। तो चौथा विकल्प सही है पिब योगा। चलिए जनाब अगला सवाल तिवारी जी, छठा सवाल। छठा सवाल है कर्ता कटान वाक्य कर्ता पदे कहा कृत प्रत्यय। कौन सा कृत प्रत्यय? ये हमने थोड़ी बनाया है, भट्टोज दीक्षित सिद्धांत कौमुदी, उनके चेहरे भरतराज में मध्य सिद्धांत कौमुदी गढ़ा है। और आप देखते हैं कारक प्रकरण यहाँ प्रयागराज में डॉक्टर राम उपांडे, प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जैसे बड़े बड़े लोगों की पुस्तकें हैं, उनके हाथों में रहती हैं, पढ़ते हैं लोग। और वहां आया हुआ है षष्ठी विभक्ति में एक बड़ा भारी कानून है, न लोकाब्दय निष्ठा खलर्थत्र नाम, और वहां उदाहरण आया है कर्ता कटान। अब ये भाई हम भूल जाएं कोई बात नहीं, हमको परीक्षा नहीं देनी है, जो करना था कर चुके, 17 साल की सेवा हो गई। तो अब यह है कि देना तो आपको है, इसलिए हमसे ज्यादा सशक्त रहना होगा। कि कहां कहां के उदाहरण है खंगाल डालिए बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो आया है कहा न लोकाब्दय निष्ठा खलर्थत्र नाम, और वहां है कर्ता कटान, ये उदाहरण दिया है। वही हमने पूछ लिया है, तो कौन सा पेपर कठिन कर दिया है? सरल ही तो है। कर्ता कटान वाक्य कर्ता पदे कह कृत प्रत्यय है। पहला है त्रिच, दूसरा है त्रिन, तीसरा है त्रिन त्रिचव, और चौथा है त्रिक। वहां दिया है कि अगर त्रिन प्रत्यय लगा होगा तो षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, न माने नहीं होगी, न लोकाब्दय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, और त्रिनाम है। अब आप सोचते अगर चिंतन बढ़िया होता तो आप कहते त्रिनाम कैसे होगा? त्रि में री है, री के बाद न कोड़ा हो जाएगा, त्रिनाम बनेगा। जब री के बाद नंग आता है तो तृण ऋण बन जाता है, ऋण नहीं रहता। जब री के बाद न आता है तो ऋण के बजाय ऋण हो जाता है, तो त्रिन के त्रि के बाद न आएगा तो भी तृण बन जाएगा। लेकिन वहां त्रिनाम के बजाय त्रिनाम आया हुआ है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन, तब तो माने तृण प्रत्यय है, और वह त्यों का त्यों रहता है। ऐसे वर कन्या के नाम में परिवर्तन नहीं होगा, श्लोक चाहे जो बना। तो इसलिए जहां नाम विशेष है वहां कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए वहां तृण प्रत्यय है, इसलिए त्रिनाम ही बना, वहां त्रिनाम नहीं बना। ये शनै ही शनै ही रे। अब आप चाहेंगे कि बारीकी इकट्ठा ही हो जाए, हम खरगोश की तरह मारे 500 मीटर पहुंच जाए, कठिन है। तो इसलिए आप कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे
और आपका कल्याण होगा। भले इस बार नहीं सही, अगले बार निराश न होइए, लेकिन प्रयास करिए, हो सकता है इसी बार। तो खैर त्रिच प्रत्यय, तृण प्रत्यय और तीसरा विकल्प दे दिया तृण त्रिचौ। तो हमने तो भाई देखा है, आपने भी देखा होगा कि कृत प्रत्यय के 4 भाग है। मैंने बोर्ड में भी लिख दिया हल्के में कि कृत प्रत्यय माने 4, कृदंत प्रकरण के 4 भाग, कृत प्रक्रिया, पूर्व कृत, उत्तर कृत, ऋणात्। आप कहेंगे हमने तो कुंजी पढ़ा था। तो अब इसके अंतर्गत रहने वाले तमाम तथ्य हैं। पूर्व कृत प्रक्रिया में जब देखेंगे तो वहां पर त्रिच प्रत्यय भी मिलेगा और तृण प्रत्यय भी मिलेगा, दोनों प्रत्यय। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि एक का अर्थ है वाला, माने जब आप त्रिच प्रत्यय करेंगे तो अर्थ होगा करने वाला, कर्ता। कर्ता माने करने वाला। और जब तृण लगा देंगे तो करने के स्वभाव वाला। तो वहां तच्छील अर्थ में आता है तृण। तच्छील माने स्वभाव, तस्य शीला, स्वभाव। तो इसलिए शील के अर्थ में, स्वभाव के अर्थ में विराजमान रहता है तृण प्रत्यय। अब जैसे बढ़ई है, तो बढ़ई है तो बिना सीखे ही उसके ब्लड रिलेशन से चला आया, तो इसलिए तमाम चीजों को बिना सीखे ही बना लेता है, फर्नीचर तैयार कर लेता। तो इसलिए अगर लौहकार है माने जिसका जो काम है, नाई है, तो उसने कहीं सीखा नहीं है कि 6 महीने प्रैक्टिस किया है दाढ़ी बनाने अब बाल काटने की, लेकिन सीख गया इसलिए कि उसके ब्लड में आया है, तो करने के स्वभाव वाला है। तो तच्छील अर्थ उसके रक्त में समाया है, तो यह कर्ता में तृण प्रत्यय हो जाएगा। और जब त्रिच प्रत्यय हो जाएगा तो करने वाला, दुधेरा है वो, उसका आदत ही पड़ी है, दुहा है, घर वालों ने दुहा तो देख रहा था, तो इसलिए वह उसका स्वभाव है। लेकिन दूसरा आदमी बैठ गया भैंस दुहने, तो उसका स्वभाव नहीं है, हो सकता है पूरा न दुह पाओ, छूट जाए उसका हाथ और थक जाए, अनभ्यस्त भी है। तो फिलहाल ये त्रिच और तृण दोनों प्रत्यय जो निषेध किया गया है षष्ठी में, तो तृण प्रत्यय का किया गया था। जब तृण में किया गया तब तो वहां षष्ठी नहीं होगी तो द्वितीया हो जाए। कर्ता कटान, चटाई बनाने वाला, चटाई बनाने के स्वभाव वाला। तो जहां तृण लगा और लगते ही फट से द्वितीया बन बैठी, तब त्रिच में क्या हो जाएगा? त्रिच में दोनों विभक्तियां हो सकती हैं, द्वितीया भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है। वो षष्ठी शेषे से षष्ठी हो जाएगी। तो इसलिए जो त्रिच है वो तो ऑलरेडी बनाएगा ही, तृण भी षष्ठी नहीं बनाएगा। अगर यहां होता है कर्ता कटानाम, कर्ता कटानाम, कटान के बजाय कटानाम, षष्ठी का बहुवचन हो जाता, तब कर्ता में नित्य रूप से क्या त्रिच प्रत्यय माना जाता। लेकिन यह भी ध्यान रखिए उसी के साथ साथ, बहुत घबराहट नहीं कि न लोकाद्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से तो षष्ठी के निषेध तृण में हो जाता है, लेकिन षष्ठी से वहां भी हो सकती है, इसलिए कोई अवरोध नहीं है। तो मैंने उदाहरण षष्ठी का दिया इसलिए कि मौके पर आप बाबूराम जी को निकाल कर पढ़ लीजिए, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाना, कारक वाला ये। तो कर्ता कटान में, कर्ता में दोनों प्रत्यय हो सकते हैं, त्रिच और तृण, इसलिए तीसरा विकल्प सही है तृण त्रिचौ। तो ये हो गया तृण त्रिचौ। आगे आगे भाई तिवारी जी अगला सवाल, अगला सवाल माने है याम च सप्तवर्ष कल्पाम यावनत्रासेन रुदतीम इत्यस्मिन् वाक्ये यावनः पदम परिदृश्यते। याम च सप्तवर्ष कल्पाम कहीं का वाक्य है क्या? कहां का? शिवराज विजय का। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहते ही हैं कि हमारा साहित्य मजबूत है, मैंने भी मान लिया मजबूत है, क्योंकि लाइन गद्य की है, पकड़ा आपने। तो 7 साल की कौन थी? कन्या थी। अब पुराना समय था, तो इसलिए पुराने समय में लोग जल्दी डेवलप्ड हो जाते थे, खाए पिए तो कायदे से बड़े हो गए, तो इसलिए 7 साल की बाला थी, जिसको उस यवन ने पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ ही लिया, कोशिश क्या की, पकड़ ही न लिया था तो छुड़ाया इन लोगों ने। तो कहा श्याम च, और जो 7 वर्ष कल्पा, 7 साल वाली,
यावनत्रा से न मुसलमान के भय से रुदतीम रोती हुई। इतना हमने दिया, लेकिन हमारा प्रयोजन तो केवल लाइन याद कराना था, ये भी था, लेकिन इसके साथ साथ तस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यावनः पदम परिदृश्यते, यावनः नाम का पद दिखाई पड़ रहा है। का क्या दिख रहा है इसमें? का बन नंग घई नहीं तेष को, माने यावनः पदे परिदृश्यते, माने यावन इस पद में दिखाई पड़ रहा है। बन प्रत्यय, नंग प्रत्यय, घई प्रत्यय, नहीं तेष को। यावनः शब्द में कौन सा प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है? 3 ठो दे दिया है। देखिए बन, बन दिख रहा है क्या? बन में वह दिखाई पड़ेगा, वह तो यहां है नहीं, है क्या? अरे तो पहले ही है, तो यो मिश्रणा मिश्रण मिश्रणा मिश्रण यो धातु है। तो ये यू धातु है, जिससे यवन शब्द बना हुआ है, और वन प्रत्यय इसमें नहीं विराजमान है। इसी तरह नंग प्रत्यय, यवन शब्द पूरा पूरा है, इसलिए नंग भी नहीं है। घई, घई भी नहीं है। धातु के आदि एच की वृद्धि करता है और धातु दिखनी चाहिए, अंत में आकार दिखना चाहिए, तब नहीं थे सुकू। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई विकल्प संभव नहीं है। तो क्या है? अण प्रत्यय संयोगी कृते सति यावन है पदम परिदृश्यते। यवन शब्द में अण प्रत्यय लगा तो बन गया यावन। अण प्रत्यय कई अर्थों में होता है, संबंधित रहने के अर्थ में, संतति के अर्थ में, रंगने के अर्थ में, विभिन्न अर्थों में होता है। और ये तद्धित में भी है और कृत में भी है। कृत के प्रकरण में भी अण है जो धातु से लगता है। कुंभकार, हव्यवाह, भाष्यकार, इन सब में लगा हुआ है अण प्रत्यय। भाष्यम करोति भाष्यकार, हव्यम बहति हव्यवाह, अश्वम आरोहति अश्वारोह, भाष्यम करोति भाष्यकार, कुंभम करोति कुंभकारः। एतेषु समेषु सर्वेषु शब्देषु अण प्रत्यय से संयोग कृतः। अयम अणः तु, अयम अण प्रत्ययस्तु तद्धित गतः न वर्तते, कृत प्रत्यय गतः वर्तते। तो कृत में दिखाई पड़ता है, तो चौथा विकल्प सही है, नैतेषु को। अगला है सवाल 8वां। मंत्री सैनिकान आज्ञप्य निर्गतवान एतस्मिन् पदोच्चय असाधु वर्तते। पदोच्चय, पदोच्चय माने, पदोच्चय माने वाक्य। भाई वाक्य तो साविवक्षाम अपेक्षते। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यम स्याद्योग्यता कांक्षा सत्युक्तः पदोच्चयः। तो पदोच्चय वाक्यम, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो यहां चाहे वाक्य कहें चाहे पदोच्चय बात कहें कि समझे में नहीं आया, तो ये फारसी तो हो नहीं गई भाषा, है तो संस्कृत है, और वहां भी ऐसा नहीं कि कठिन शब्दों का विन्यास है। देखिए क्या है, तो कहा मंत्री ने सैनिकान आज्ञप्य, सैनिकों को आदेश दे करके निर्गतवा निकल गया। एतस्मिन् पदोच्चये, इस वाक्य में असाधु वर्तते। कौन सा पद गलत है? गलत कौन सा है जरा जांचिए। पहला पद है मंत्री, तो ठीक ही है, मंत्रिण शब्द बनता है, और मंत्री मंत्रिण, मंत्रिण है रूप चलता है। तो प्रथमा का एक वचन है मंत्री, दूसरा है निर्गतवान। निर्गतवान माने निर्धन गम धन, अक्तवत उसका तवान है। तो निर्गतवान, निर्गतवंतो, निर्गतवंतः रूप चलता है। सैनिकान, सैनिक शब्द है, सैनिका है, सैनिको, सैनिका। तो ये सैनिकान द्वितीया का बहुवचन है, ये भी परफेक्ट है। तो गड़बड़ाया क्या? यही आज्ञप्य, आधन ज्ञाधन लेफ्ट, अपुक का आगम हो गया, तो बन गया आज्ञाप्य। तो आज्ञाप्य शब्द बनता है। तो इसलिए यहां हर्स्व का विधान नहीं देखा जाता। कुछ स्थलों पर देखा भी जाता है, लेकिन लेप प्रत्यय जहां होता है आकारांत धातु ज्ञा आदि के साथ, वहां हर्स्व विधान नहीं दिखाई पड़ता।
इसीलिए वी धन हा धन ल्यप विहाय नहीं बन जाता, विहार अपहार संधाय। तो इसी तरह से यहां बना विज्ञाप्य आज्ञाप्य, तो आज्ञाप्य बनता है न कि आज्ञप्य, इसलिए तीसरा विकल्प यहां गलत है। तो चलिए तृतीय विकल्प यहां समीचीन बैठ रहा है। 9वां सवाल तिवारी जी, असाधु शब्द प्रत्ययगतः दृश्यते। असाधु शब्द माने प्रत्यय में गया हुआ, प्रत्यय में विराजमान रहने वाला, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कहां? चारों विकल्पों में जांचिए। प्रतिदाय, परिवेश्य, गीत्वा, अज्ञाय। अब भाई प्रत्यय के तो छोटे छोटे शब्द हैं, कौन सी कठिनाई लिए? अब ये कहिए कि पठित्वा, हसित्वा, क्रीडित्वा, तो ये तो टेट सुपर टेट आपको पसंद करने भर की बात हो गई कि क्रीडित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है। इसलिए ध्यान दीजिए, प्रतिदाय, प्रतिधन दाधन ल्यप, ठीक तो है प्रतिधन दाधन ल्यप, क्योंकि लेप प्रत्यय जहां लगता है अंत में यह दिखता है और शुरुआत में सर्ग दिखाई पड़ता है। तो प्रतिदाय ये बन तो गया, जैसे आदाय बनता है, आदाय कन्या माने आ आंग धन दाधन ल्यप आदाय, वैसे यहां बन गया परिदाय। कौन सी बुराई है? बस ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जाना चाहिए। तो जैसे आदाय देते तो आपका की निगाह बन सकती थी, तो बजाय उसके प्रतिदाय दे दिया। तो इसलिए उपसर्ग वही है, दाधन्य शब्द सही है। दूसरा परिवेश्य, पर धन विष धन ल्यप, विषदि प्रवेश निधात, तो यहां परिधन विष धन ल्यप, तो ये भी हो गया परिवेश के बजाय परिवेश्य। तो ये गुणादेश नहीं होता है, इसलिए ज्यों का त्यों है। तो कहा परिवेश्य बी विकल्प, ये भी परफेक्ट है, सही है। फिर गीत्वा, गई है, गई माने गाना, इसको गाय आदेश हो जाता है, आई को आज हो जाता है, आदेश उपदेशे आदेश उपदेशे स्थिति, तो इसलिए हो जाता है आई की जगह आ, तो क्या हो गया? अवा की जगह ई का आदेश हो जाता है क्रम से। अक्वा प्रत्यय लगा हुआ या कोई उपसर्ग नहीं है, तो बन गया गीत्वा, गा करके। चौथा डी क्या है? आज्ञाय, तो आज्ञाय ये शब्द नहीं बनता, क्या बनता है? अभी आया ही था आज्ञाप्य, तो इसलिए यही शब्द अशुद्ध है, यही सही है। ज्ञा को पुक का आगम करके जब धातु बांधते हैं तो आज्ञाप्य शब्द बन जाता है। इसे ज्ञापन आदि शब्द बना है कि मैंने इन्हें ज्ञापन दिया, तो ज्ञाप धातु से ल्युट प्रत्यय, तो बन गया ज्ञापनम, भी उपसर्ग लग गया विज्ञापनम। तो यहां है क्या? अज्ञा, ये अ कहां का है? अ कोई उपसर्ग तो है नहीं, और जब उपसर्ग नहीं है तो ये लेप प्रत्यय भी नहीं होगा, तो ये कहां का है? नहीं का है। नहीं का अ होता है तो कौन सा प्रत्यय लगता है? अक्त्वा लगता है। लेप कोई प्रत्यय नहीं है बल्कि अक्त्वा के स्थान पर होने वाला आदेश है, तो इसलिए वहां कृत हाथ से अक्त्वा लगेगा, नहीं भी लगेगा तो भी अकृत्वा बना रह जाएगा, वहां लेप नहीं होगा। तो इसलिए यहां जो दिया गया शब्द है वो बनेगा अज्ञात्वा, अज्ञाय बने। अन्यथा ऊपर वाला जो हुआ था वो ये अगर बराबर होते तो 2 बार सवाल दिया ही न जाता। ये अज्ञात्वा है, वो सही होगा, ये शब्द गलत है। अगला है क्या? कि समित्रम प्रेषयित्वा आगतवान एतस्मिन् असमीचीनम रूपम अस्ति किम। अब ये भी वाक्य है, सह उसने मित्र को प्रेषयित्वा भेज करके आगतवान, उसने मित्र को भेज दिया और आगतवान स्वयं चला आया।
एतस्मिन् इसमें असमीचीनम रूपम अस्ति किम, कौन सा रूप असमीचीन है, उचित नहीं है, अशुद्ध है। पहला है सही थी, तो ठीक है, सह को सा हो गया, एतत् तदोह सुलोपो कोर नहीं समास से, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हल बाद में है ही है। मित्रमिति, ये भी कोई बात नहीं है, मित्र को भेज करके बता करके, और ये भी ठीक है। तीसरा प्रेषयित्वेति, प्रेषयित्वा, प्रेषयित्वा, ये भी ठीक है। यहां एक पर उपसर्ग के साथ इश धातु भी होती है, और दूसरा प्रेष धातु ही विराजमान होती है, तो उसमें णिच प्रत्यय लग कर रक्त्वा प्रत्यय लगता है, तो प्रेषयित्वा ही बनता है। तो वही धातु वाला ये प्रेषयित्वा है, संप्रेषण करके। तो प्रेषयित्वा ये भी बिल्कुल ठीक है। तब न किमपि एतेषु, इनमें से कोई नहीं, माने इस वाक्य में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, सर्वे शुद्धा सन्ति। तो चौथा विकल्प यहां। अगला अशुद्धम प्रत्यय रूपम चिनुत, अशुद्ध प्रत्यय रूप चुनिए। पहला है विरच, दूसरा है संकलय, तीसरा है परिवृत्य, चौथा है आधारीकृत्य। तो यहां संकलय माने दो यकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि यहां ई को ए को अय आदेश हो जाता है, अणिच प्रत्यय का इकार विद्यमान होता है, समधन कल धन ई धन ल्याप। तो फिर ऐसी स्थिति में वहां ई को ए को आय, अय के या बाद में ल्याप वाला है, इसलिए दो या दिखते हैं। तो संकलय प्रकटय तमाम सारे शब्द हैं जो इस प्रकार से देखे जाते हैं। तो यहां है संकलय, ये बिल्कुल ठीक है। यहां है परिवृत्ति, परिधन वृत धन ल्याप, ये भी पहले उपसर्ग है, अंत में है लगा, ठीक है, ल्याप का परिवृत्य। चौथा है आधारीकृत्य, यहाँ च्वी है, जब कोई उपपद रहे तो भी बाद में च्वी प्रत्यय लग जाता है, क्री भूवस, तो वहां यहाँ च्वी प्रत्यय भी शब्द शुद्ध है। पहला वाला है क्या, विरच्य, तो ये विधन रच, यहां भी इकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो यहां विरचय ये रूप दिखाई पड़ता है, जैसे संकलय। तो यहां विरच्य ये पद अशुद्ध है, माने प्रथम भी पद अशुद्ध है। अगला है कौमुद्याम गीवित्यस्य प्रयोगो अवलोक्यते कस्मात् कारण। कौमुद्याम, कौमुदी में माने कौमुदी शब्द में, गीप इत्यस्य, गीप प्रत्यय का प्रयोग है, प्रयोग अवलोक्यते प्रयोग दिखाई पड़ता है, कस्मात् कारण, किस कारण से दिखाई पड़ता है। माने कौमुदी शब्द में गीप प्रत्यय किस लिए है, किस कारण से, तो अण है इसलिए है, अण कारणात्। सिद्धाणे तो ऐसा तक नहीं, मात्र तैप ठक ठक कहीं कर्पः तेनेन सूत्रेण ये प्रत्यय से योग भवति। तो इसलिए यहां पर चौथा विकल्प सही है, अण कारणात्, न तो णिच के होने से णिच कारणात्, न तो घई के होने से घई कारणात्, न अच कारणात्, बल्कि चौथा विकल्प सही है, अण कारणात्। 13वां सवाल तिवारी जी। तो 13वां माने साधारणीकरण मित्येकः शब्दः, साधारणीकरण नाम का एक शब्द है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीजीटी नाम कृते, आजकल तो अहम स्टेशनम गच्छा, अहम चायम पिबाम, इस तरह की संस्कृत का ट्रैक चल बैठा है, लिहाजा टीजीटी नाम कृते, पीजीटी नाम कृते, यूजीसी नाम कृते, न कि प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा यह करते, ये नहीं। तो इसलिए अब तो ये अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत को जोड़ने का एक अभिनव फार्मूला चल गया है, तो आप भी चलाइए, कौन सी बुराई। महाजनु ये निगतः स पंथा, तो करण साधारणीकरण मित्येकः शब्दः, साधारणीकरण नाम का एक शब्द है। अत्र कस्य संयोगः, यहां किसका संयोग है,
कह रहे हैं ई प्रत्यय से। ई प्रत्यय लगा है क्या कहीं? साधारणी, तो ई कोई प्रत्यय है क्या? ना, बेकार है, पहला ठीक नहीं। दूसरा अड़ोल प्रत्यय से, अड़ोल में ऊ होता है, बचता है ऊ को योर नाकौ से अक आदेश हो जाता है, ये भी नहीं है। आगे अन प्रत्ययस्य, अन प्रत्ययस्य, अन साधारणीकरण, तो ये अन कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय तो लेट है। आगे क्या कहा? नैते सुकोपि विकल्प, का इनमें से कोई विकल्प संभव नहीं। तो यही चौथा विकल्प सही है, कोई संभव नहीं। अब ये आता है रसास्वाद होने के प्रसंग में, साधारणीकरण, असाधारणम साधारणम करोति इति साधारणीकरणम अत्र च्वी प्रत्यय से योग कृता। तो यहाँ च्वी प्रत्यय लगा है भाई, तो चौथा विकल्प यहाँ फिट है। अगला है 14वां सवाल। तो 14वां सवाल देखिए, कह रहे हैं प्रकीर्ण वन्निति पदे यथो लिखितेषु कः संभवति। प्रकीर्णवत्, प्रकीर्णवन्निति पदे, माने यहां प्रकीर्णवन्निति, प्रकीर्णवान्निति के बजाय प्रकीर्णवन्निति छप गया है, तो यहां वान कर लीजिएगा। प्रकीर्णवान्निति पदे अधोलिखितेषु कः संभवति, निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? तो प्रकीर्णवान में कौन सा संभव है जरा देखिए। पहला है मतुभिति, क्या मतु प्रत्यय प्रकीर्णवान शब्द में लगा है? प्रकीर्णवान माने फैल गया ना, क्री विक्षेपे धातु है, क्री माने, तो इसलिए प्रकीर्णवान। अरे भाई अन्य विषयों में भी संस्कृत के ये शब्द देखे जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है ना, प्रकाश की गति बहुत तेज है, तेजी से फैल जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती कई मिनट में आता है, 8 मिनट में, ये भी सवाल है। तो इसलिए आपके जीके उके में आता है जहां जहां है। तो क्या कहा? प्रकीर्णवान में मतुप प्रत्यय तो नहीं है, कि है? नहीं है। मतुप में मान भी और वतुप में वान, इन दोनों में बचता है। तो चलिए मतुप नहीं है तो वतुप मान ले, चौथे विकल्प में है ली वतु बीति, वतुप प्रत्यय है। वतु बीति में कौन सी संधि है? अब आप कहेंगे पेपर भाई बड़ा कठिन है। तो भाई जस तो संधि क्या कठिन है क्या? नहीं आती, आती है ना। तो झलाम जसोंते का प्रयोग है कि नहीं? मतुप धनीति मतुबीति, बाकी जगह उसी वर्ग तीसरा वर्ण प फ ब, कब जानेंगे? जब फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए माया मिलिन राम के बजाय समय से, तो ये हो गया वतुप धन इति वतु बीति, और मतुप धन इति मतु बीति, दोनों जगह जस्तो संधि का प्रयोग है। बड़ा प्रसिद्ध कानून है। और चलिए भाई ये दोनों नहीं है तो शानच मान लिया जाए। तो शानच प्रत्यय में क्या बचता है? मान बचता है। और यहां तो है प्रकीर्णवान इति, यहां दुई ठुरना हो गया है। किस कानून से? बहुत बढ़िया, गमो ह्रस्वाद गमन नित्यम से यहां नकार 2 हो गए। लेकिन है तो जो पहला वाला न है उसके अंत में हल है, और शानच में न में हल नहीं होता, पूरा पूरा रहता है। तब तो एक कई ठू बचाए, अब और क्या बचेगा? सी अक्तवतु इति, कौन सा प्रत्यय है? अक्तवतु में क्या बचता है? तवान। तो यहां तवान कहां है? यहां तणवान है। तणवान क्यों है? अरे निष्ठा प्रत्यय में अनेक बार बताते बताते थक गए, तब भी अभी नहीं आया अणवान। ए जैसे जीर्ण है शीर्ण है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व चिचदा, र के बाद आने वाला अक्ता या अक्तवतु का त न में बदल जाता है। तो इसलिए त की जगह न हुआ और न की जगह अण हो गया, क्योंकि ठीक बाद ही था रक्षाभ्याम नूण समान पदे। तो इसलिए हो गया कीर्णवान, क्री धातु थी और उससे अक्तवतु प्रत्यय आया, तो अक्तवतु के त की जगह पर न हो गया। और जब न हो गया तो यहां र के ठीक बात था, इसलिए बड़ा हो गया, तो कीर्णवान हुआ। अब प्र उपसर्ग लग गया,
किरणवान किरणवंत किरणवंत सातों विभक्तियों के सभी वचनों में बहेगा। तो इसलिए यूजीसी नाम करते असिस्टेंट प्रोफेसर इतनी परीक्षाएं करते, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटे से लेकर बड़े तक तो कौन सा विकल्प सही है? से विकल्प सही है। अगला वाराणसेयम पदे प्रत्ययोस्ति। वाराणसेयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ये सवाल पूछे गए हैं, कभी वैनतेयः कभी सौपर्णेयः। तो हमने केवल इतना ही बदला, बगल में काशी है तो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय मैंने नपुंसकलिंग में बना दिया वाराणसेयम। तो वाराणसी से ढक प्रत्यय लग जाता है ना, तो ढक हो जाता है। तो ढक की जगह पर ये आदेश हो जाता है आ ये नी यह ढक है छह घाम प्रत्यय दीना। अब कहे कि टीजीटी में तो इतना कठिन नहीं आता, तब कहे छट जा रहे। अगर कठिन नहीं आता हो, आप पहले ही सही सोच बैठे कि जो हम समझते हैं वही सही है, तब फिर कैसे आगे बढ़ोगे जनाब। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, पहले आप श्रद्धा बनाइए, आगे बढ़िए तो लाभ होगा। तो कहा कौन सा? पहला विकल्प यम, दूसरा है ठग प्रत्यय ठगिति, तीसरा है ढगिति ठक धन इति ढगिति। अत्र संधिरपि वर्तते। को नाम संधि? जस्व संधि। अत्र तो झलाम जशोन्ते इति सूत्र से प्रयोग विहिता। तो यहां हो गया ढक धनित ढगिति, तीसरा विकल्प सही है। तो ये हो गया वाराणसेयम। अगला 16वां सवाल, गव्यम शब्दे का स्थितिर् विद्यते एतेषु। का इनमें से गव्यम शब्द में ये सवाल आया था। तब देखिए पहला है गोधन यत तद्धित गता, तद्धित वाला यत गो के साथ। उसने केवल यत ही पूछा था, मैंने एक सोपान थोड़ा सा और बढ़ा दिया, वह पूंछ निकाल दिया, बाहर कर दिया, इसलिए कि आप थोड़ा और मजे जाए बढ़िया। तो ये हो गया क्या? गोधन यत तद्धित गता। दूसरा है गोधन यत कृत गतः। कृत प्रत्यय वाला यत है कि तद्धित वाला यत है? माने हम आपको बता देना चाहते हैं कि यत दो प्रत्यय प्रसंगों में है, कृत में भी है और तद्धित में है। तद्धित में शब्द से लगता है और कृत में धातु से लगता है। तो गो धातु है कि शब्द है? शब्द है। गो माने गाय, गो माने बैल, गो माने साण, गो माने इंद्रिय, गो माने किरण, अनेके अर्थाः सन्ति। तो ये हो गया आपका गोधन यत। तो जब शब्द से लगा तो कौन सा बन जाए? तद्धित गता। पहले वाला फिट है, क्या मीमांसा करना। तो गोधन यत तद्धित गता, बाकी तीनों विकल्प बेकार है। अगला 17वां सवाल तिवारी जी। 17वां है अधोलिखितेषु शुद्ध है अस्ति। क्या शुद्ध है जी? तो कहा आधार्य प्रक्षालयित्वा प्रशंसितवान और भणिया। और भणिया में नुम का आगम होता है, नित्य होता है, तो इसलिए आरंभणीया बनता है, आरभणीया नहीं बनता। अशुद्ध प्रयोग वर्तते। और प्रधन संसधन अक्तवतु तो बनेगा पुल्लिंग में प्रशस्तवान, न कि प्रशंसितवान। तो ये भी गलत हो गया। प्रक्षालयित्वा उपसर्ग लग गया, इसलिए वक्त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, प्रक्षाल। तो इन तीनों शब्द शुद्ध। तो शुद्ध क्या? नहीं धन धार धन, क्या आधार्य आंग धन धारी धन, तो बन गया आधार। तो हो गया आधार, ये शब्द शुद्ध है पहला। अगला 18वां सवाल तिवारी जी। निम्नलिखितेषु प्रत्येगत असमीचीनम रूपम चीनुता। जो असमीचीन अशुद्ध रूप है उसको चुनिए जो प्रत्यय में विराजमान है। पहला है शुनकः दर्शितवान सभा विशिष्टा गुरु मंत्र उपदिष्टवान शिरो वेदना प्रवृद्धा। तो ये शिरो वेदना प्रवृद्धा बिल्कुल ठीक है भाई। सिर में दर्द बढ़ा है तो दर्द बढ़ा माने चंद्रमा कमजोर, तनाव बढ़ा, तो इसलिए कहीं न कहीं से गैस बनी, माने वायु का जो विशेष रूप से निवास शरीर में है भाग कर सिर पर पहुंच आई। तो जब वायु यहां पर प्रवेश
करने लगी तो ऐसी स्थिति में माने हवा यदि सिर में आ गई तो ऐसी स्थिति में समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो यहाँ शिरोवेदना, सिर का दर्द, प्रवृद्धा वेदना है स्त्रीलिंग में, इसलिए प्रवृद्धा बढ़ गई। ठीक है, ये वाक्य ठीक है। गुरु मंत्रम उपदिष्टवान, उपदेश धन अक्तवत उपदिष्टवान बन गया। तो गुरु मंत्रम उपदिष्टवान, गुरु ने मंत्र का उपदेश दिया। तो उपदिष्टवान उपधन दिश धन अक्तवतु, तो यहां दिश में तालव्य सा होता है, लेकिन यहां मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। और तवान करता है तो स्तु और इष्टु का मामला इष्टुत्व संधि हो जाती है। भ्रश्च भ्रश्च श्रेज मृज यज राज भ्राज छछाल साहित्यनेन सूत्रेण तालव्य शकार स्थाने मूर्धन्य शकार प्रवृत्ता, तो वही यहां आ जाता। तो बन गया जनाब क्या, सी वाला विकल्प भी फिट है। सभा विश्रेष्टा, सभा विसर्जित कर दी गई, ये भी फिट है। तब कौन सा, ये एक तो बचा है पहला वाला, शुनकः तर्षितवान। अभी ऊपर पाला देखा है कि प्रशंसितवान गलत था, प्रशस्तवान, तो वैसे ये भी गलत हो जाएगा, शुनकः दृष्टवान। तो दृष्टवान के बजाय दर्शितवान हो गए, इसलिए अशुद्ध हो गए। तो पहला वाला अशुद्ध है। आगे प्रत्ययकतेषु निम्न वाक्येषु समीचीनमस्ति, जिनमें प्रत्यय विराजमान है ऐसे वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, माने 3 ठू अशुद्ध है। पहला है राक्षसी शूर्पणखी राम समीपम आगता, शुद्ध है ये। तो शूर्पणखी के बजाय शूर्पणखा, तो यहां आजाद स्टाप लग जाता है। दूसरा है अरण्ये काचित पिशाचा बसत इसमें, जंगल में कोई क्या हो जाएगा, पिशाची। तो इसलिए पिशाचा के बजाय पिशाची बसत इसमें, ये भी वाक्य गलत। तीसरा चत्रस्था आकृति ही नैजा भाति, चित्र में बनी हुई आकृति नैजा भाति, नैजा बनेगा, नैजी बनेगा। निज शब्द शरण प्रत्यय और फिर अण होने कारण जी प्रत्यय, तो नैजी बनेगा, नैजा नहीं बनेगा। निज से अण लगकर नैज बनेगा। नैजा है शिष्य है, मैंने अपना चेला है। लेकिन अगर स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो नैजी शिष्या, तो वहां पर गी प्रत्यय लग जाएगा, तो ये भी गलत है। चौथा प्रतिवर्षम देशे जनगणना प्रचलति, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति प्रतिवर्षम अव्ययीभावः समासः, देशे देश में जनगणना प्रचलित, जनगणना प्रचलित है, चलती है, ये सही है। तो इसलिए चौथा वाक्य यहां शुद्ध है। 20वां सवाल, न शुद्धम रूपम चिनुत, अशुद्ध रूप चुनिए, कौन सा शुद्ध है। पहला महाराष्ट्रीय, शुद्ध है कि अशुद्ध है। हाँ, ये रूप सही है। राष्ट्र पारावारात घखौ, माने घ प्रत्यय तब होता है जब राष्ट्र शब्द रहता है, लेकिन अगर उसके पहले कोई उपपद भी विराजमान है तो ऐसी स्थिति में वहां वह प्रत्यय नहीं होता। तब तो किसमें ई बचता है, ये किसका शेष है, क्षय प्रत्यय। तो यहां क्षय प्रत्यय का योग है, इसलिए महाराष्ट्रीय, बहुवचन में महाराष्ट्रीय, ये शुद्ध शब्द है। अगला हत्या, हत्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। हत्या शब्द अन्धार्थ के प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग में हत्या, लेकिन अशुद्ध है। ये तभी शुद्ध माना जाता है जब कोई शब्द इसके साथ उपपद होता है, ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, आत्महत्या। तो बिना एक शब्द के हत्या शब्द भाषा में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, अशुद्ध है। आगे कागदः, तो अशुद्ध है, माने यही विकल्प यहां ठीक है, बी। अगला है कागदः, कागदः माने कागः, काग वर्ण है, दीयते अत्रेति
कागदः, काग वर्ण माने मसी आदि, मसी माने स्याही, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो मसी, मसी माने स्याही, तो इसलिए स्याही आदि जिस पर दी जाती है, किस पर दी जाती है, तो लोग कहते कागज दे दीजिए, और यहां है कागदः, तो इसलिए कागदः कागदौ कागदाः, तो ये है आपका कागदः, ये शब्द शुद्ध है संस्कृत में। हाँ, कागदः माने दा धातोः क प्रत्यय से योगे कृते सति दः, और कागः काग वर्णः तम ददाति ते कागदः, और इसलिए कागज जिसे आजकल प्रचलन में कर लिए हैं, माने उस पर दिया जाता है, माने मसी आज उस पर विराजमान देखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कागदः शब्द संस्कृत का है। चक्रवाक्य, चक्रवाक शब्द है, इसका कोई बात नहीं, क्रय का र है, र के बाद जो भी आ रहा है वह या अटकुप्वांग निम्बवाय में खप जाएगा, तो न काड़ा हो जाएगा, न के स्थान पर न हो गया, बन गया चक्रवाकेन के बजाय चक्रवाकेन, शुद्ध है, तो यहाँ बी विकल्प सही है। अगला है 21वां सवाल, समीचीनम विकल्पम चीनुत, माने समीचीन विकल्प चुनिए। तो भाई देखो अब इसमें हमारी ये है, ले आए हो, लगाओ और मुझे दूसरा दे दो। तो 21वां सवाल है समीचीनम विकल्पम चिनुत, समीचीन विकल्प चुनिए। तो कौन सा समीचीन विकल्प है, जरा लाइट इसकी तेज करो। तो पहला है आक्षिकः, कोष्ठक में लिखा है ठगंतः, आक्षिकः ठगंतः। अब यही कभी कभी आप लोग परेशान होते हैं, ठगंतः क्या, अरे ठक धनंतः ठगंतः, इतनी देर से चल रही है बात, इतना न सोच पाए तो कैसे मास्टरी करोगे भाई। तो इसलिए मास्टर तो सब चीजों में तेज होता है, तो समझता है। तब ठक धनंतः ठगंतः, वही जो अभी चल रही थी संधि, कौन सी, इसलिए आप लगा दिए तीसरा वर्ण जस्प संधि। तो क्या हो गया, कहा आक्षिकः, ये शब्द सही है क्या, अरे अक्ष शब्द है, अक्षादि शब्दों से ठक प्रत्यय होता है, और ठक में ठस्येकः से ठ की जगह ई का आदेश हो जाता है, और आदि वर्ण की किति च से वृद्धि हो जाती है, तो आक्षिक बन जाता है। यह आक्षिकः शब्द टीजीटी में भी अनेक बार आया है, पढ़ने के क्रम में, उदाहरणों के क्रम में, माने अक्षयी ही दिव्यति, पासों से खेलता है, अक्षयी अक्षान व दिव्यति, तो वही अक्ष है, तो दूसरा अक्ष थोड़ा है कि अब टीजीटी कहा कि गुरुजी कठिन हो गया। तो अक्ष शब्द है, अक्षा ठक, ठक प्रत्यय का लग गया, और जब लग गया तो ठस्य का सही का आदि के वृद्धि बन गया, आक्षिका माने पासों से संबंधित, तो ये ठगंतः बिल्कुल फिट है। तो पहला विकल्प सही हो गया। लेकिन देख लीजिए सब मासिकः में है ठन्नन्तः, ये कि काला ठन, कालवाची शब्दों से ठन नहीं लगता बल्कि ठक ठन लगता है। तो ठन लगता है तो इनके कारण आदियच के वृद्धि हो जाती है, तद्धिते स्वचामादे, सूत्र काम करता है। तो कालिकः, मासिकः, दैनिकः, सांवत्सरिकः, वार्षिकः, अनेके शब्दाः सन्ति, ये कालवाचिकाः सन्ति, जो कालवाची टाइम को बताने वाले शब्द हैं, इन सब से ठन प्रत्यय लग जाता है। तो ये भी गलत हो गया दूसरा। अगला है पाणिनीयम ठगंतः, पाणिनीयम, पाणिनि शब्द से ईय प्रत्यय, ईय माने छह प्रत्यय, और छह प्रत्यय लगा तो बना पाणिनीय। और यहां करें फगंतः माने फक प्रत्यय, तो फक लगेगा नहीं। यहां फक में क्या आदेश होता है, आयन आदेश हो जाता, दाक्षायण है, गार्यायण है। आगे आस्तिकः, अस्ति विद्यमानम इति आस्तिकः, अस्ति शब्द से क्या लगा, ठक प्रत्यय लगता है,
तो आस्तिक बन जाता है, आस्तिक नास्तिक, इनसे ठक प्रत्यय लगता है। तो ये आस्तिक नास्तिक शब्दों में नास्ति से ठक और वस्ति से ठक, तो नास्तिक और आस्तिक शब्द बन जाता है। तो यहां जो ठयंता लिखा है ये भी अशुद्ध है ना। तो ये हो गया यहां पहला विकल्प सही। 22वां सवाल, परिशुद्धम। अब भाई पाणिनि शब्द, मासिक शब्द, आस्तिक शब्द सब टीजीटी पीजीटी में तो आ ही रहे हैं। और इसलिए अगर आप शब्दों को नहीं जानते, प्रत्ययों को नहीं पहचान पाते, उनका अर्थ नहीं जान पाते, उनकी प्रकृति नहीं जान पाते, तो फिर आप जानते क्या है। इसीलिए तो व्याकरण कमजोर है, तो मजबूत कीजिए। अगला देखिए, परिशुद्धम सुमेलितम विकल्पम गृहणीयात, माने शुद्ध और सुमेलित विकल्प को ग्रहण कीजिए। पहला है काकम। काकम, काकम में कौन सा प्रत्यय लगा? काक बने कौआ, काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, वो भेद है पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काकह पिकह पिका। का जब बसंत ऋतु आती है तो कौआ कौआ ही रह जाता है, जबकि कोयल कोयल हो जाती है। तो इसलिए काकह काकह पिकह पिका। यहाँ काक शब्द से अण प्रत्यय लग जाता है। अण प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? समूह अर्थ में लगता है। वेरी गुड। काका नाम समूह है, काकम यहाँ समूह के अर्थ में विराजमान है, समूहान्वितम, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। पहला विकल्प सही है, समूहान्वितम। दूसरा है ग्रामता। कह रहे हैं विकारार्थ है ना। यहाँ ग्राम शब्द से तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगा है, ये भी समूह अर्थ में आता है। ग्रामा नाम समूह है, ग्रामा नाम समूह है ग्रामता, बंधु नाम समूह है बंधुता। तो उसी तरह से ये ग्रामता बना हुआ। तो ये ग्रामता शब्द विकारार्थे नहीं समूहार्थे है, तो ये विकल्प गलत है। अगला है नैशम। नैशम माने निषाद शब्द से अण प्रत्यय लगता है संबंध बताने में, संबंध अर्थ में। तो निशा से संबंधित, रात्रि से संबंधित। तो यहाँ शैशिके कहना चाहिए, लेकिन अशैशिके कह दिया गया, उल्टा कह दिया गया, तो इसलिए भी अशुद्ध हो गया। अगला कामारीच है, अनपत्यार्थे कह दिया गया। मरीच शब्द से अण प्रत्यय लगता है तो अपत्यार्थ में लगता है, तो मारीच बन जाता है, लेकिन यहाँ अनपत्यार्थे कह दिया गया, तो ये भी अशुद्ध कहा गया। आगे है पंचवर्ष देशीय है, पदे कस प्रत्यय से कस्मिन् अर्थे च प्रयोग भवति। पंचवर्ष देशीय माने 5 साल वाला। इस पदे पद में कस प्रत्यय से किस प्रत्यय का प्रयोग है और कस्मिन् अर्थे, और किस अर्थ में है। पहला है देशीयच प्रत्यय, तो देशीयच तो कोई प्रत्यय नहीं जता, तो इसलिए कोई बात ही नहीं। दूसरा देशीयच प्रत्यय अल्पराहित्य, माने अधिक के अर्थ में, अल्प का जहां राहित्य हो, अभाव हो, ये भी नहीं है। तीसरा देशीय प्रत्यय न्यूनतायाम, कमी के अर्थ में। और चौथा देशीय प्रत्यय अधिकतायाम, अधिकता के अर्थ में। अब द्वितीय में मामला फंस रहा है, तो कौन सा सही बैठेगा? हाँ देखिए, तिवारी जी बोर्ड में छाप दिए हैं, तो इसलिए अब बहुत सारे लोग, शर्मिला वर्मा भी आ गई। सूरज भान प्रयागराज, कर्ता भरता हरता इत्यादि में त्रित प्रत्यय। सूरज भान त्रिन भी लगता है इसमें, बस स्वभाव वाला अर्थ हो जाएगा तो बस फट फट फिट से बैठ जाएगा, फट से ध्यान रखिएगा। वही ये कर्ता कटान। विनीता गंगवा, परदेसी कुमार, परदेसी कुमार, रीना कुमारी, बहुत सारे लोग, विनय शुक्ला, सोनम चौधरी, तो सब ने अपना अपना लगाया है दिमाग। क्या हो जाएगा भाई? अरे अनेक बार बताया है, जैसे भी आया था सप्तवर्ष कल्पा, कल्प प्रत्यय है, ये भी नियर अबाउट के अर्थ में है। नियर अबाउट माने लगभग, पूरा नहीं पहुंचा, थोड़ा सा कम ही है, तो इसलिए नियर अबाउट के अर्थ में ये भी है। कौन सा? देशीय प्रत्यय, तो देशीय बसता है यहाँ, वही लगता है।
तो यहाँ पंचवर्ष देशी है, लगभग 5 साल वाला। तो लगभग माने न्यूनतायाम, जो तीसरा विकल्प है जिसमें न्यूनता है, थोड़ा सा कमी है। बेसी होता तो चौथा, लेकिन बेसी वाले में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरा विकल्प सही है, देशीयर प्रत्यय न्यूनतायाम। अगला है मूले ने आवाहये देवीम श्रवणेन विसर्जेत, मूले श्रवणेतिवा। ये हमने नहीं बनाया, बाबूराम जी ने बनाया है। और विद्यार्थियों को बड़ा भरोसा, बाबूराम जी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कितनी बार, 6.5 बार पढ़े और व्याकरणों का, लेकिन गुरुजी आया नहीं। क्यों? मैं कहता हूं पहले लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी बांचिए और 2 बार उसको 5 लेने के बाद तब बाबूराम जी को उठाइए, देखिए समझ में आते हैं कि नहीं आते। तो इसलिए आप अपनी टेक्निक बनाइए, कहां से सरल से कठिन की ओर विन्यास गया है। अब आपको अनुवाद सीखना है तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की अनुवाद चंद्रिका से करेंगे तो कितना सीखेंगे। तो इसलिए आप ककहरा से आरंभ करिए और धीरे धीरे बढ़ते जाइए तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अन्यथा बीचे से उठाएंगे, कहीं अंत से उठाएंगे, उसका क्रम ही नहीं है, तो ये विन्यास गड़बड़ हो सकता है। अगला तो यहाँ है मूले, प्रश्न क्या है, इत्यस्मिन् वाक्ये, ये हमारा नहीं बल्कि कारक प्रकरण का है। आया है कहीं, कहाँ आया है, मैं भूल गया क्या? हाँ, अरे किसी विभक्ति में आया है ना, सप्तमी में आया है क्या? अच्छा, तो चलिए आपने तो बता दिया। का मूले न आवाहये देवीम श्रवणेन विसर्जयेत, मूले श्रवणेतिवा। यहाँ मूलेन और श्रवणेन में तृतीया भी है और मूले और श्रवणे में सप्तमी भी है। का मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र में श्रावण चल रहा है। श्रावण श्रवण नक्षत्र से ही बना, जहां सुना जाता है, माने शिव पुराण आदि लोग सुनते हैं, क्योंकि विष्णुदेव तो इस समय चले गए हैं सोने, और जब सोने चले गए तो ऐसी स्थिति में जितना श्रवण करेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि वे हैं नहीं, लिहाजा मजबूती कम है। और जब मजबूती कम है तो साइंस वाले कहते हैं इसलिए न कम है कि तब धुंधला है आकाश, जब सूर्य का प्रकाश ही पूरा धरती पर नहीं आएगा तब मजबूती कितनी आएगी। तो ऐसा समस्या वर्तते। तो यहां कह रहे हैं कि तस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में श्रवणे पदे, श्रवण पद में कस्य तद्धित प्रत्यय से प्रयोग विहितः, किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग माना गया है। कि पका पकाया वाक्य, इसको हमने कुछ नहीं किया, कोई हेरा फेरी नहीं। यहां आया है नक्षत्रेण युक्तः कालः, यह समय इस नक्षत्र से युक्त है, इसको दिखाने के लिए अण प्रत्यय का प्रयोग कराया गया और फिर उसका लोप कर दिया गया। तो लोप कर दिए जाने के बाद भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय की सारी स्थितियां विराजमान मानी जाती हैं। तो इसलिए अण आया और लुप्त हो गया। तो जरा देखिए 4 विकल्पों में, घ इत्यस्य, अण इत्यस्य, ख इत्यस्य, अजित्यस्य, तो क्या हो गया? दूसरा है अण इत्यस्य। तो अब यह है कि ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है और इसमें अण दिख नहीं रहा है, लेकिन आया और यह काल इस नक्षत्र से युक्त है, इतना बताकर चला गया। तो इसलिए यहां श्रवणे के श्रवणे ही रह गया, श्रावणे नहीं बना, माने अण आया चला गया, इसलिए तत्त एक्शंस वहां हुए नहीं। तो ये दूसरा विकल्प सही है 24वें में तिवारी जी। अंतिम सवाल है 25वां। तो ये 25वां सवाल है। तो 25वां सवाल तिवारी जी बढ़ाइए खट से। तो यहां विश्वम्भरा पदे कृत प्रत्यय कह, विश्वम्भरा पद में कौन सा कृत प्रत्यय है, अब कस्मिन् अर्थे च विद्यते, और किस अर्थ में विराजमान है। विदुष सवाल। तो पहला खस प्रत्यय है कर्तक, खस प्रत्यय है कर्ता अर्थ में। तो आप जानते हैं खच और खस, एक तो मोबाइल आया था हच, तो ये भी कुछ उसी तरह का था। एक तो प्रत्यय आता है कौन, टच।
तो इसलिए द्वित्राह, पंचशाह ये बताया था समास के प्रसंगों में। कहा कि दुइये 3 बूंद गिरती है मुंह में, कहा द्वित्राह पयो बिंदवा, तो 2 हुआ, त्रयो है तो द्वित्राह, अत्र डच प्रत्यय से योग करता। अब पंचवा षडवति पंचशाह, त्रापि डच प्रत्यय से योग करता। तो ये डच डच वाले हो गए। हज की बात छोड़ दीजिए, मतलब हज एक तर्ज मैंने बताई, मुझे याद आ गया। पहले मोबाइल चलता था हज, उसकी कंपनी थी, बाद में किसी दूसरे में बदल गया था। तो अब यहां है खच और खच, तो ये है खच है कि खच है पहला, तो यहां खच तो है नहीं। दूसरा है खच प्रत्यय है करणे, खच है करण के अर्थ में। तीसरा है कई प्रत्यय अधिकरणे, कई प्रत्यय है अधिकरण के अर्थ में। और चौथा है खच प्रत्यय है कर्मण। कौन सा सही है? यही चौथा सही है, खच प्रत्यय कर्मणि। पूनम ने बता दिया, तो कहा खच प्रत्यय कर्मणि। खच प्रत्यय लगा है किसमें? कर्म में लगा है। कैसे जाना कि कर्म में लगा है? कैसे ये जाना कि कर्म में लगा है? ये विश्वम विभर्ति इति विश्वम्भरा, विश्वम में द्वितीया है, दिख नहीं रही है, ऐसे ही बैठाया करो भाई। तो विश्वम विभर्ति, विश्व धन भ्रीधन, कौन सा प्रत्यय? खच। तो इसलिए खच में अशेष बचता है। तो ये भ्री भरणे धातु से खच का अ लगा तो बना भर, और विश्वम ये उपपद है, कर्म है, और उसका वो लोप होता नहीं, इसलिए बन गया विश्वम्भर। स्त्रीत्व की विवक्षा का टाप लगा तो बन गया विश्वम्भरा, विश्व का पालन पोषण करने वाली। तो विश्वम विभर्ति थी विश्वम्भरा, यहाँ पहला पद कर्म का है, इसलिए जो लोग कर्म जानते थे खट से पहचान लिए डी विकल्प सही है, खच प्रत्यय है कर्मण। तो ये हो गया आपका विश्वम्भरा। तो ये है भाई कुल 25 सवाल। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस कमी से गिरे हैं वही कमी फिर न बनाए रखिए कि कठिन है, हमने समझ लिया इसलिए नहीं आएगा। इसलिए कि अगर आप समझे होते तो आज दोबारा तिबारा चौथी बार ये मेहनत न करनी पड़ी। इसलिए अगर आपके 2 सवाल गलत हुए थे और आप प्रसन्न हैं कि 2 ही तो गलत हुआ था प्रत्यय वाला, तो क्या है 2 माने 100% गलत हो गया। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि आपका न 100 तो 90%, 80% कम से कम सही हो, और प्रयास तो आपका 100% का हो। तो ये जान लीजिए। इसलिए हर एक व्याकरण की विधा के जो भी 25 प्रश्न हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और यहां कुछ कठिन नहीं है। दिमाग में हटा लीजिए ये फीलिंग, क्योंकि ये समझ करके आप जिसे सरल समझ बैठे हैं वो आपका कल्याण नहीं करने वाला है, और जब आपका कल्याण नहीं होगा उस सरल से, तो ऐसे सरल से क्या फायदा है। तो इसलिए सरल और कठिन को पहचानिए। चलिए इधर टेस्ट आ गया, इसका रिजल्ट आया। तो पहली पोजीशन मिली है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह खड़े हो जाएं, और इन्हें 100 अंकों में से 60 अंक प्राप्त हुए। तो इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। संग्राम सिंह हमारे यहाँ के बहुत अच्छे विद्यार्थियों में। तो इनका व्याकरण भी धीरे धीरे काफी मात्रा में मैं समझता हूं कि समृद्ध हो गया है। तो इसलिए माइनस मार्किंग के रहते भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और 100 अंकों में 60 अंक इन्हें हासिल हुए। तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन इन्हें प्राप्त हुई। दूसरी पोजीशन मिली है धर्मेंद्र मिश्रा को, और इन्हें भी यद्यपि 17 और अंक सेम ही हैं, लेकिन जो मेरिट रही है वह द्वितीय स्थान पर रही है। तीसरा स्थान है दीप नारायण तिवारी का, इन्हें भी 55 अंक प्राप्त हुआ है। दीप नारायण तिवारी का 1 सवाल 2 सवाल से ही पिछली बार सिलेक्शन रुका हुआ था, तो ये होते होते रह गए थे, इसलिए ये भी हमारे अच्छे विद्यार्थी। इसी प्रकार से
राम विलास शुक्ल है, 51 नंबर इन्हें मिला है। तो राम विलास शुक्ल जी को भी तीसरी रैंक मिली है और ये भी अच्छे विद्यार्थी हैं। चंद्र प्रकाश है, चंद्र प्रकाश हमारे बड़े पुराने विद्यार्थी रहे हैं। तो खैर तमाम विसंगतियों से चंद्र प्रकाश गुजरते रहे, लेकिन इस बार इनका बढ़िया 51 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ। इन्हें भी यहाँ तृतीय रैंक मिली है। ये भी बिल्कुल होते होते रह गए, कभी सवाल 1.5 सवाल 2 सवाल से इनका अवरोध होता रहा। इसी प्रकार से नीरज सिंह हैं जिन्हें 50 नंबर मिला है। हवलदार यादव हैं, 46 नंबर मिला है। नीरज सिंह भी काफी पहुंचे। तो अच्छा, सब दूर दूर बैठते हैं ना, नकल वकल तो नहीं हो रही है? हाँ नहीं, नकल वकल बिल्कुल मत करिए भाई, नहीं तो उसका फायदा फिर नहीं मिलने वाला है। देखिए ये कोई फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं, लेकिन ये है कि ये आपको एक ऐसा तरीका बताता है कि आप आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए, और ये मजबूत होने में चाहे जो समय लग जाए, लेकिन एक ही बार लगेगा, ये बार बार नहीं लगेगा, जान लीजिए। अब जो लोग घर बैठे रहते हैं 6 महीने के बाद फिर आते हैं, तो फिर उनको उसका फायदा हो न हो, लेकिन जो लोग रेगुलर रहते हैं उनको जरूर फायदा हो। इसी तरह से शिवांगी द्विवेदी हैं 45 अंक, मोनिका यादव हैं 45 अंक, यशी सिंह हैं 45 अंक। ये पूरी मेरिट है। और तिवारी जी इसको डाल देंगे किस पर, उसका मैं भूल जाता हूं अक्सर, टेलीग्राम पर। जब कोई फोन करता है गुरु किस पर है, तो मैं सोचता हूं कि किस पर है, तो याद आता है टेलीग्राम पर। तो खैर टेलीग्राम पर पिछली बार डाला था आपने, तो क्यों नहीं डाला था? आपने कहा था कि हम डाल देंगे। हाँ कहाँ चला जाता? नहीं, वहां से लेकर के उस पर भेज दीजिए। नहीं, ये रिजल्ट वहीं से आया है। नहीं, ये ऑनलाइन के कंप्यूटर पर होगा, तो उसको लेकर के आप, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी फोटो खींच कर डालिए, कैसे जाएगा? उसका तरीका निकालिए कोई न कोई। तो ठीक है, ये जो सबके अंक हैं भेज भी दिए जाएंगे। तिवारी जी इसकी कवायद कर रहे हैं, तो ये चला जाएगा। तो भाई देखिए, आज का सवाल हो गया, लेकिन कभी उदासीन मत होइए। और मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये कठिन है इसलिए नहीं आएगा, उनके लिए कठिन है। प्रश्न प्रष्टा के लिए कठिन कुछ नहीं होता, उसकी निगाह है। और ये चीजें जैसे एक बार एक जगह पूछा गया, जिस तरीके से जरूरी नहीं कि उसी तरीके से वही वाला सवाल दोबारा भी आ जाए, तो उससे थोड़ा मोड़ा बदलाव भी हो सकता है। अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि फिर कोई भी तत्व बाधा न डाल पाए, इसलिए सिलेक्शन 100% हो ही जाए, इस बिंदु पर ध्यान रखिए। इसलिए व्याकरण ही अगर आपके की प्रगति में बाधक है, तो उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि वह बाधा ही हम समाप्त हो जाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कोई डेट नहीं आई है, तो इसलिए अब भी समय है, रेगुलर अनुवाद कीजिए। जहां भी बैठे हैं मैं सबको संदेश दे रहा हूं, तो इसलिए घबराइए मत। ये नहीं चाहिए कठिन है, तो इसलिए कि मैं सारे प्रश्नों को जानबूझकर नहीं बनाया, मैंने देखा है कि आए हुए सवाल हैं इसमें ज्यादातर, तो इसलिए कुछ को ही उस तर्ज पर मैंने खींचा है, और ये सब में मैं खींचता हूं, इसलिए कि आपका पूरा परीक्षण और पूरी मजबूती लाने का मैं प्रयास करता हूं। तब जाकर के मेरे विद्यार्थी ऊपर की मेरिट में आते हैं, और टॉप 10 में 5-6 विद्यार्थी, जबकि झुआ भर में रखता भी नहीं कि 1000 है उसमें से इतने हो जाएं। परसेंट हमेशा अव्वल रहते हैं, और मैं नीचे से नहीं दिखवाता, ऊपर से दिखवाने के यत्न करता हूं। तो इसलिए अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बशर्ते रेगुलरिटी बनाइए और किसी चीज को कठिन मत समझिए, विषय को बोझ मत बनने दीजिए, बल्कि विषय पर हावी हो जाइए, कठिनाई कहीं नहीं आएगी। तो इसलिए जो संधि का पेपर हुआ है, जो समास का पेपर हुआ है, जो अनुवाद के संबंध का पेपर हुआ है, और आज चौथी बार प्रत्यय का हो गया है, इन सबको पुनः पुनः मांझिए। हो चुका उसके बाद भी, क्योंकि वहां सब आए हुए ही सवाल हैं,
परीक्षा में सबसे 2-2, 4-4 सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ 25 के बहाने से 75 सवाल हैं। तो इसलिए इनको आप गंभीरता से लीजिए। हम सरल सवाल देकर के नाम कर लें और आप भी प्रसन्न हो जाएं, तो इस प्रसन्नता से आपको लाभ न हो तो हमारा श्रम व्यर्थ है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और आगे का जो टेस्ट है किस पर होगा? कारक पर। कारक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और कारक से सवाल हर एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और कारक अत्यंत जटिल भी है, तो इसलिए कि वह उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। अतएव मैं पहले से ही कहूंगा कि उस पर अपना 7 विभक्तियों पर विशिष्ट अध्ययन किए रहिएगा। और मेरे यहाँ जो ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा संस्कृत मंडलिकम ऐप पर चल रही है, संयोग से उसमें कारक ही पढ़ाया जा रहा है और षष्ठी विभक्ति इस समय लगभग आधी हो चुकी है और उसके बाद सप्तमी विभक्ति और आधी षष्ठी, माने हम समझते हैं कि 4-5 दिन में कारक समाप्त हो सकता है। सप्तमी छोटी विभक्ति है, तो इसलिए आप लोग भी बराबर जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में जुड़े हुए हैं सब उसका अभ्यास कीजिए। तो अगले शनिवार हम लोग कारक समीक्षण विषय को लेकर के पुनः मिलेंगे। जिसे कोई शंका हो तो समाधान के लिए ये मोबाइल नंबर ऊपर लिख दिया है 9452691887 और 9198277165। इससे सीधे आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर किसी भी संबंध में बातचीत हमारी आपकी हो सकती है। तो ठीक है, आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, सबको बहुत